कि जो राजा था वही दोनों पक्षों की बात सुनता था, उसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता था। मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता था। मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता था और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इस नतीजे पे पहुंचा जाता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और उसके बाद वो मैटर जो है डिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी। उसका अपना एक कैबिनेट था, उसका अपना एक मंत्रिमंडल भी रहता था। जैसे कि आप देखते हो कि वहां पे अर्थशास्त्री भी होते थे, वहां पे विधि मंत्री भी होते थे, वहां पे भू राजस्व मंत्री भी होते थे, है ना। तो वहां पर उसका भी एक मंत्रिमंडल होता था जिनसे कि वो हेल्प लेता था किसी भी चीज को डिसाइड करने में। भाई मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी। नहीं मैम, आप कंटिन्यू करो, कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रही, आपको हो रही होगी शायद, आपके पास है तो हमें नहीं, लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नहीं हो रही हो, मुझे तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये लेकिन बोल रहा है ना कि आप तक वो चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, मुझे ये रहता है प्रॉपर। नहीं वो हाँ हाँ, पहुंच रही है, पहुंच पर रही है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, आप कंटिन्यू करो। चलिए ठीक है, मैं इसको शुरू करती हूँ। हाँ जी, तो उस तरीके से मैटर को निपटाया जाता था। अब यहाँ पर ये कहते हैं, मैम इसको खाने के लिए दे दो। जी ये हमारे यहाँ पे दो है, एक बिल्कुल कुछ नहीं करता है, वो भोगता भी नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरा है ना, उसको हर किसी से मतलब है, हर किसी से, आते जाते चलते फिरते, खासकर जो गली के कुत्ते हैं उनसे ज्यादा है। ये हालांकि मैम हमारी उसको फैमिली ये मैम उसको पता लग गया मैडम कि आज एक और 15 चाहिए क्या? अगस्त है। मैडम एक और है मेरे पास, ऐसे भौंक रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। हालांकि ये हमारा फैमिली मैटर है, लेकिन आप लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ रहा है। नहीं अभी फैमिली मैटर थोड़े रह गया, अब तो ये हमारे लेवल का पार्ट हो गया है। जब क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो मैडम ऑर्डर आ चुके हैं, अब हटाया जाएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही गलत ऑर्डर है। मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कौन जो है, ये जो जज बैठे हुए थे तीनों, इन लोगों ने क्या किया था या क्या कसूर है इन बेजुबानों का कि इनको हटाया जाएगा। आज हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, वी आर सेलिब्रेटिंग की आज 79 इंडिपेंडेंस डे है। तो क्या सिर्फ हम मैम लोग होगी स्वतंत्रता? वो तो स्ट्रेट डॉग पे आया है, हाँ, पे नहीं है। लेकिन वो भी तो जीव है ना। दैट इज ओके कहने का मतलब जो है कि एक पार्ट तो सेफ गार्ड है ही ऑलरेडी उनको, तो जो पेट है, और जो मतलब स्ट्रे डॉग हैं वो बेचारे, मतलब सारे तो नहीं कह कुछ सकते, भी जो है कि जो खतरनाक है उनका कुछ इलाज करना चाहिए। नहीं, कोई कोई नहीं, नो, उन्होंने कहा है सबको डालो सिरे से, कोई खतरनाक नहीं चुनना, हमें से हाँ नहीं, सिरे से वो डालो गवर्नमेंट सबको। का डिसीजन, मतलब मुझे लगता है कि सबका ओपिनियन यही होगा कि जो डेंजरस जो हो गए हैं उन पे जो भी है एक्शन लेना चाहिए, रादर देन लाइन से सबको हटाने के। नहीं मैडम, वो डिस्कशन का लंबा मुद्दा हो जाएगा। जर्मनी वो में तो भी बहुत ऐसा हो हुआ था। जाएगा। जर्मनी में ऐसा हुआ था तो फिर चूहे आ गए थे, जैसे कुत्ते हटे थे। यस, प्लेग फैल जाता है भाई, बहुत सारी बीमारियों को बचाते हैं ये हमारी। और मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उन लोगों ने वो डिसीजन दिया कैसे। पढ़े लिखे लोग ऐसा कर सकते हैं क्या बिना तर्क की बात? वो भी लॉ स्टूडेंट रहने के बाद उन्होंने ये बिना तर्क की बात की है, वहां पे बैठ के डिसीजन दे दिया। ऐसा लगा है कि रात को पता नहीं क्या पी के सोए थे क्या, जो सुबह उठे और जी आके डिसीजन दे दिया। तमीज ही नहीं है। नहीं, सुबह सुबह तो उतर गई होगी, सुबह ही पी होगी।
नहीं, तमीज ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? ये वोट नहीं दे सकते हैं या ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इस देश में, तो तुम इसको अंदर डाल दोगे इनको? जिनको तुम बना के खा सकते हो उनको बना के खा लोगे, बस यही रहेगा यहाँ पे, मानव नहीं दानव रहेगा। चलिए बैक टू आवर स्टडी। देखिए मैं कह रही थी कि लीगल प्रोफेशन जो है ये कब ओरिजिनेट हुआ है, अगर हम देखते हैं सही मायनों में, तो जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर आया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन बिफोर दैट। इससे पहले हम इसका कोई भी इस तरीके का साक्ष्य नहीं देखते हैं कि उससे पहले भी लीगल प्रोफेशन हमारे यहाँ पर उस तरीके का था जिस तरीके का आज है भारत के अंदर। पहले था, लेकिन ये कोई वकील नहीं जाता था वहां पर पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो बोलता था और राजा सुनता था, नहीं, दोनों पक्ष जाते थे, दोनों पक्ष अपनी बात रखते थे, राजा फिर इन्वेस्टिगेट कराता था मैटर को, इन्वेस्टिगेट कराने के बाद अगर वो सही पाता था उसके हक में फैसला दे देता था और दूसरे को जो है पनिशमेंट मिल जाती थी, और उसका जो डिसीजन था वो सर्वोपरि था और उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं थी। ड्यूरिंग द हिंदू रूल एंड मुगल डायनेस्टी पीरियड, that administration of justice was in the hand of the king and the king court was treated as the highest court of the land। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, चाहे वो मुगल डायनेस्टी रही हो चाहे वो हमारी हिंदू डायनेस्टी रही हो, तो दोनों में क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था वो राजा के हाथ में होता था और राजा की कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड माना जाता था, कि वही सर्वोच्च न्यायालय था। देयर इज नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द किंग। राजा के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती थी कहीं पर भी। पर्सन डिसोबेड द किंग्स ऑर्डर वाज चार्ज्ड विद सेडिशन। अगर कोई उसको नहीं मानता था तो उसको राजद्रोह के लिए चार्ज कर दिया जाता था कि भाई तुमने क्या किया है, देशद्रोह किया है, इसलिए तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुमने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड द किंग वाज रिस्पेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हु सेंट बाय द गॉड टू रेंडर जस्टिस टू द पीपल। ये कहना था कि भाई जो राजा है वो लोगों की हेल्प के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया है, तो इसलिए वो भगवान का उत्तराधिकारी है, एक तरीके से भगवान का रूप है, जो वो कहेगा वो हम उसको मानते चले जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे डिसीजंस मान लिए जाते थे, इतना तर्क नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि उसके बाद अपील नहीं है, जो कुछ है राजा ही है। इन द किंग्स कोर्ट द प्लेंटिफ हैज टू रेफर हिज केस पर्सनली एंड देयर आफ्टर द किंग विल हियर द अदर साइड, है ना। प्लेंटिफ अपना केस रखेगा पर्सनली, ऐसे ही फिर जो दूसरी अपोजिट पार्टी है उसको सुना जाएगा, है ना। अभी तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़ रहे हैं इस बार। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जब आप नेचुरल जस्टिस पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक प्रिंसिपल है ओडी अल्ट्रम पार्टम, जिसमें लिखा गया है बोथ पार्टी शुड बी हर्ड। दोनों पार्टी को सुना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी की सुनी और हमने जो है डिसीजन दे दिया, नहीं, दोनों पार्टीज की सुनी जानी चाहिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिर्फ एक पार्टी को सुना गया और उसके आधार पे डिसीजन दे दिया गया। और जी डिसीजन किन पे दे दिया गया? बेजुबानों पर दे दिया गया था, जिनको अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला। क्या पक्ष रखेंगे वो लोग? उनके अगेंस्ट आपने ऐसा डिसीजन दे दिया, नेचुरल जस्टिस को आपने जो है नहीं माना। ये कहते हैं टू असिस्ट एंड एडवाइज द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एजुकेशनलिस्ट। उसकी सहायता के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होती थी, है ना। ग्रुप ऑफ एजुकेशनलिस्ट होता था, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपना एक पूरा वो रखते थे। जब हम बात करते हैं अपना अष्टछाप की, जैसे शिवाजी की अपनी सभा थी, उसमें उन्होंने अपने मंत्री बनाए हुए थे कि ये लोग रहेंगे, चाहे कोई भी राजा रहा हो, चाहे आपके पृथ्वीराज रहे हो, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो, सबके पास ये थे। चाहे आपके अशोक सम्राट रहे हो, सबके पास अर्थशास्त्री अलग, भू राजस्व अलग और जी विधि मंत्री अलग, इस तरीके से पूरी कैबिनेट होती थी पढ़े लिखे लोगों की। और वो लोग उस फील्ड में कहीं ना कहीं अनुभव हासिल करते थे, जिसके लिए उनको बनाया जाता था। अब ये कहते हैं नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, आपको भी पता है कि आपका 16th सेंचुरी कहें या आप ये मान सकते हैं कि 31 दिसंबर 1600 लास्ट डे था, 1600 का सन। उस दिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई थी भारत में व्यापार करने के लिए। तो ये कहते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी विच स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग 16th सेंचुरी slowly started important cities in India। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16th सेंचुरी में, यानी कि 1700
का जो पीरियड था उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट किया भारत के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है कि उन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी लगाई थी सूरत में, और उस समय यहाँ पर जो सम्राट थे वो थे जहांगीर, जिसके दरबार में जो है थॉमस रो आया था और उसने परमिशन भी ली थी कि क्या हम आपके यहाँ पे जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो मैम उनको 1600 परमिशन भी या दे दी गई 1700? थी। देखिए 1600 में परमिट कर दिया गया, मैंने क्या कहा, लास्ट डे ऑफ 1600, 1600, तो जब हम 16th सेंचुरी बोल रहे हैं तो यानी 1700 वाला पीरियड, ध्यान रखिएगा, है ना। जो उनको परमिशन मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 31 दिसंबर 1600 को मिली। अरे माफ कीजिएगा, ये 1600 वाला पीरियड ही था, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ मुझे याद आ रहा है 1610 1609 जो थॉमस रो आया था उसी समय जागीर के समय पे। पहले में आप बताए थे 1600, फिर 1700 बोल दिया, हाँ हाँ इसलिए हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं 1600 वाला पीरियड था जिसमें थॉमस रो आया था जागीर के दरबार में और उसको परमिट किया गया था कि वो अपना यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, इसको 17th सेंचुरी Okay. काउंट करेंगे मैम, 1600 प्लस जितना भी होगा हाँ हाँ हाँ, काउंटेड एज 17th सेंचुरी, यस 17th सेंचुरी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा धोखा हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो है आप इसको 17th कर लीजिएगा, क्योंकि 17th इट मीन 1600 वाला पीरियड, तो 17th सेंचुरी। तो उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो यहाँ पर स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। और जो आपका मेन जो पोर्ट वाला एरिया था जहां से बंदरगाह, मतलब कि जो पानी के जहाज से बहुत आसानी से आ जा सकते थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की ताकि जो रॉ मटेरियल है यहाँ से वहां पे भेजा जा सके, और फिर जो बन गया मटेरियल है वो भी आसानी से यहाँ से वहां पहुंचाया जा सके जितना आसान हो सकता है। और उस समय पानी के द्वारा ही ये काम किया जा सकता था, पानी के जहाज के द्वारा ही, इसलिए जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वो ऐसी जगह पर थी जहां पर कि ये समुद्र आसपास रहा आपका, ताकि उनका जो व्यापार है वो आसानी से हो सके। दे स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग दोज एरिया अंडर देयर कंट्रोल। ऐसे ही जब उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टेट में भी अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनका राज्य, जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ने लगा उस तरीके से उन्होंने उस पर कंट्रोल, जैसे आप देखते हो बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर, इनको करने का मेन पर्पस क्या रहा? इनको करने का मेन पर्पस ये रहा कि जो राजा है, राजा के पास से हमें पावर छीननी है, और जो पावर हम छीनेंगे उसके बाद वो पावर हमें मिल जाएगी, और जो राजा है वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो हमें क्या बनना था? किंग बनना था एक तरीके से, और ये किया भी गया, हर जगह ये किया गया, हर जगह हराया गया, क्योंकि उस समय तो आप भी जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी थी, तो ज्यादातर हर जगह मुगल ही थे, तो उनको हराया गया और उनसे जो है वो सारी पावर ले ली गई। और ज्यादातर जो काम किया वो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, तो हमारे ही लोगों ने उनको जो है सपोर्ट किया कि वो हमारे ऊपर राज कर पाए। देखिए जब उनका व्यापार बढ़ेगा और जी उनके कंट्रोल में चीजें आएंगी तो वहां पर देखिए झगड़े जरूर होंगे, इश्यूज जरूर होंगे, विवाद जरूर बढ़ेंगे, डिस्प्यूट होंगे। अब उन डिस्प्यूट को किस तरीके से हल किया जाए, इतना समय तो नहीं है कि वो व्यापार भी कर लेंगे और जी दो लोग लड़ेंगे फिर उनके झगड़े सुलझाएंगे। तो उनका ये मानना था कि जिस तरीके से हमारे इंग्लैंड में कोर्ट्स बनी हुई हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्यों ना बनाया जाए, यहाँ पे क्यों ना किया जाए वही काम। इसीलिए वो यहाँ पर वही लॉ लेकर आए जो उस समय उनके यहाँ पर थे। उन्होंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा अरे अपराध को कंट्रोल करने के लिए क्या, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। पीनल कोड का मतलब है कि एक दंड संहिता बनानी है, हमें अपराधियों को दंड देना है तो दंड संहिता बनानी है। किसके लिए बनानी है? इंडिया के लिए बनानी है, तो इंडियन पीनल कोड वो बना देंगे। फिर देखा अच्छा इंडियन पीनल कोड तो बना दिया है, उसके बाद आपका जो साक्ष्य लिया जाएगा, जो एविडेंस लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, उसके लिए भी तो लॉ चाहिए हमें। जब हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं जो कि 1860 का था और 1862 में लागू हुआ था, तो फिर ये कहा गया 10 साल बाद आपका एविडेंस एक्ट को लागू किया गया 1872 में,
कि भैया साक्ष्य लेने की एक विधि होनी चाहिए, किस तरीके से कौन से साक्ष्य मान्य होंगे, कौन से साक्ष्य लिए जा सकते हैं, किस तरीके से लिए जा सकते हैं, पूरा प्रोसीजर बताया गया है, जिसको अभी हाल फिलहाल में आपका 2023 में चेंज कर दिया गया है और 2024 से जो लागू है 1 जुलाई 2024 से, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बोला जा रहा है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो ज्यादातर लॉज हम देखते हैं तो वो उन्हीं के समय के हैं। दे हैव क्रिएटिव company courts and those court were headed by person having no legal knowledge and person having no legal knowledge were allowed to practice in the court। वहां पर उन्होंने कंपनी लॉज, कंपनी कोर्ट बनाए, सदर दीवानी अदालतें बनाई, जिसमें कि कंपनी में अगर कोई भी विवाद होता था, क्योंकि कर्मचारी भारतीयों को भी रखा गया था वहां पर, तो अगर कोई भी विवाद होता था उसको कैसे सुलझाया जाए, और साथ ही साथ जो आसपास विवाद होता था, भले ही वो किसी हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद हो, भले ही वो जो है आपका किसी अंग्रेज और हिंदू का विवाद हो, उसको कैसे निपटाया जाए। तो उसको निपटाने के लिए इन्होंने कंपनी कोर्ट्स खोली कि भाई ये आपको मैटर सुलझा के देंगी। और वहां पर जो व्यक्ति बैठता था न्याय करने के लिए, उसके लिए जरूरी नहीं था कि वो LLB किए हुए हो, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति भी जो वहां पे प्रैक्टिस करता था उसके लिए भी ये कंपलसरी नहीं था कि वो भी LLB किए हुए हो, नहीं, उनको लॉ की डिग्री हासिल करना जरूरी नहीं था, बस इतने होने चाहिए कि उनको लिखना पढ़ना आता हो, भले ही वो BA पास हो, भले ही वो 12th पास हो, बस इतना हो कि वो अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिख सके। तो ये मानना था सिर्फ उनका। भारतीयों के प्रति उनके मन में जरा सा भी दया प्रेम कुछ भी नहीं था। इसीलिए ये मैम ये जज के बारे, ये जजेस के बारे में बता रहे हैं या जहाँ जो प्रेजेंट करते होंगे केस को उनका? दोनों। तो जजेस तो वो ब्रिटिशर्स के उससे बनाए जाते होंगे ना? हाँ, अभी एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भी वहां पर अधिकारी है, उसी को बना देंगे वहां पे जज, जरूरी नहीं कि उसने LLB किया हुआ हो, वो बैठ के सुलझा देगा। वो इंडियन भी हो सकता था? नहीं, इंडियन तो कतई नहीं हो सकता है, देखिए। ओके। हाँ, इंडियन बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जो मामला प्रेजेंट करते थे उनका जरूरी नहीं है ना, जज का जरूरी है। जज को तो जो उस समय हाँ ब्रिटिशर ने जिसको बना दिया वो तो हो ही गया जज, बाकी बस। जो प्रेजेंट कर रहा होगा उनका भी कोई डिग्री जरूरी नहीं था। और वो भी मैं बता दूं, वो भी क्या कहते हैं, ये कहते थे कि भैया जो इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है वो भी ज्यादातर मामलों में आपका ब्रिटिशर ही हो, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है उसके लिए कि वो लाए, और अगर आप कोई अपना व्यक्ति भी ला रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि वो LLB किए हुए हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो जो उस चीज को वहां पर कोर्ट के सामने रख सके, बस इतना कहा गया। तो इंग्लिश का जानकार होगा उस टाइम। यस, ये कहते हैं द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द लीगल प्रोफेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द चार्टर एक्ट 1774। आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग जिसको लाए थे, और वो एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि जो भारत है, भारत में जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको रेगुलेट किया जा सके, इसलिए उसको रेगुलेटिंग बिल बोला गया है, रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया, कि भारत की जो व्यवस्था है उसको रेगुलेट करना है कि भारत को किस तरीके से चलाना है। अब जो व्यवस्था उन्होंने मेनली की, उसमें उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे हर जगह पर, हर जगह इन सेंस 3 प्रेसिडेंसी मेन थी उनकी, कि वहां पर हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे। और ये जो बाकी अदालतें हैं, जो निचले लेवल पे छोटी छोटी अदालतें हैं, यहाँ वो सुपीरियर कोर्ट होगी, जो सुप्रीम कोर्ट होगी, और वही कोर्ट जो है सारे मामलों को देखा करेगी, उसी में मामले जाया करेंगे, अपील भी उसी में हुआ करेगी। तो उन्होंने 3 जगह पर, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे। और फिर चार्टर एक्ट 1774 आया, जिसके थ्रू ये कहा गया कि दिस एक्ट हैज परमिटेड द इंग्लिश लॉयर टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में, उसमें जो इंग्लिश लॉयर थे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लॉयर इन द सेंस कि जो इंग्लैंड से पढ़े हुए लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिली थी। उसके बाद ये कहते हैं 1801 में यही प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया मद्रास सुप्रीम कोर्ट में, और 1823 में यही प्रैक्टिस अलाउ की गई बॉम्बे कोर्ट्स के अंदर, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो 1774 में ये कहा गया कि भाई अब जो व्यक्ति क्या करेगा,
केस को प्रेजेंट करेगा उसको एलएलबी किए हुए होना चाहिए, उसको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपना केस, किसी का केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कह रहे थे ना पर्सन हैविंग नॉन लीगल नॉलेज वर अलाउड टू प्रैक्टिस, इसको बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया कि नहीं अब ये नहीं चलेगा। अब वही व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होगा जिसको लॉ की नॉलेज है। और कैसे लॉ की नॉलेज है? ब्रिटिश लॉ की नॉलेज है, ध्यान रखिए। उनको इंडियन लॉ से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा भैया ब्रिटिश लॉ, क्यों? क्योंकि इंडिया में लॉ था ही नहीं, तो इंडिया के लॉ की नॉलेज लेके करोगे क्या? सारा लॉ तो उन्हीं को बनाना था, सारा लॉ तो उन्होंने ही बनाया, तो फिर ऐसे लॉ का क्या करें? यहाँ तो पर्सनल लॉ चलते थे, मुस्लिम शरिया के हिसाब से चलते थे, और जी क्या कहते हैं आपका जो हिंदू थे वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलते थे, अपने वेदों के हिसाब से चलते थे। तो कोई लॉ था ही नहीं। अब अगर लॉ नहीं है तो वो क्या कहेंगे कि भैया इनको भी जो है परमिट करो, इनको तो पता ही नहीं लॉ क्या होता है। तो जो वहां का लॉ जानते हो, क्योंकि वही बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या फैक्ट है और उन फैक्ट में क्या रिलेवेंसी है और किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है। इसीलिए मेन रीजन ये कहते हैं इन 1861 these three supreme court were abolished and in that place high court were created। 1861 में इन तीनों सुप्रीम कोर्ट को अबोलिश कर दिया गया और इनके स्थान पर हाई कोर्ट लाए गए। ये जो तीनों सुप्रीम कोर्ट थे इनको अबोलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी जो मुकदमे का फैसला आना चाहिए और जितनी जल्दी मुकदमा निपटना चाहिए और जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ निपटना चाहिए वो प्रक्रिया फॉलो नहीं हो पा रही थी, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पा रहा था। कई बार देखा गया कि जो गवर्नर जनरल होते थे अगर उनकी फ्रेंडशिप है तो उसके आधार पर ही मुकदमा सोल्व हो जाता था, किसी पक्ष को सुना भी नहीं जाता था और फांसी पे टांग दिया जाता था। तो बहुत सारी खामियां थी कि ये लोग भी लॉ को ढंग से प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, उसको जो है अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे थे, और जो न्याय व्यवस्था है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी इनकी नजरों में। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उस समय जो वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया सुप्रीम कोर्ट, 3 सुप्रीम कोर्ट, इनको तो खत्म करो। क्यों? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का अर्थ होता है सुप्रीम, यहां पर हम क्या करें, हम हाई कोर्ट बनाते हैं स्टेट वाइज। तो इन्होंने इन तीनों जगह पर हाई कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया 1861 में। फिर 1865 में ये स्पेशल राइट एक्ट लाए जिसमें ये कहा गया This special right act has conferred the right to the Madras, Bombay and Calcutta High Courts to recognize of advocate and for preparing the advocate rule। स्पेशल राइट एक्ट के थ्रू जो मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा हाई कोर्ट थे इनको ये कहा गया कि आप एडवोकेट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको मान्यता दीजिए और उनकी एक एडवोकेट रोल को प्रिपेयर कीजिए जो पहले नहीं होती थी। अब आपके यहाँ जो भी प्रैक्टिस करेगा उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, उसने कहाँ से डिग्री की है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ रहता है, क्या है वो पर्सन, आपके पास वो पूरा का पूरा डाटा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति वकालत करता है, एडवोकेसी करता है, प्रैक्टिस करता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपको जो है ऐसे ही आके बोल दे कि मैं एडवोकेट हूं और आप उसको मान के उस पर आगे कार्रवाई करें। नहीं, आप एक एडवोकेट रोल प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आप परमिट कीजिए कि वो प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा। वही व्यवस्था आज भी है, हम देखते हैं एडवोकेट रोल बनाई जाती है तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब नहीं प्रैक्टिस कर सकते, सिर्फ वही कर सकते हैं जिनका नाम एडवोकेट रोल में है। उसके बाद ये कहते हैं 1879 में एक लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट आया था जिसमें जो आपका हाई कोर्ट्स है उनको सिमिलर पावर ही दी गई थी और साथ ही साथ ये कहा गया था कि एज पर दिस एक्ट persons studied law in England were called as advocate and person studied law in India were called as vakil। The vakil were not allowed to practice before the high court। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ने ये 2 श्रेणी बांट दी। इसने कहा कि भैया जो इंग्लैंड से पढ़ के आएगा उसको एडवोकेट कहेंगे, खासतौर से उसको बैरिस्टर कहेंगे, और जो दूसरा व्यक्ति जो यहां से पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, वकील कहेंगे। जो अपने यहाँ का लॉ जानेगा उसको वकील कहेंगे और जो इंग्लैंड से पढ़ के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडवोकेट या बैरिस्टर कहेंगे। और वही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है। 2 श्रेणी बना दी। अब ऐसा हुआ, ये कहते हैं इन 1923 एन एडवोकेट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर एडवर्ड चेमियर
to study the legal profession and to make suitable recommendation to improve the legal profession. Improve the legal profession. देखिए जो सर एडवर्ड थे ना, ये क्या कहते हैं, जो हमारा पटना हाई कोर्ट हुआ उसमें ये चीफ जस्टिस बने, और इनकी अध्यक्षता में अंग्रेजों के समय में ही एक एडवोकेट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया कि आप ये बताइए कि जो लीगल प्रोफेशन है उसको किस तरीके से सुधारा जाए भारत के अंदर. This committee has recommended for the creation of bar council in each high court and allowing the वकील to practice before the high court. इस कमेटी ने ये सिफारिशें की, कुछ सुझाव दिए कि आपको ना हर एक हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल बनानी चाहिए, और साथ ही साथ आपको वकील को भी प्रैक्टिस करने देना चाहिए. ये इस कमेटी का कहना था, ये सर एडवर्ड की कमेटी का कहना था, जो कि जज रहे हैं, जो कि न्यायाधीश रहे हैं. अब accepting the recommendation, Bar Council Act was passed in 1926. इंडियन बार काउंसिल एक्ट को 1926 में पास किया गया इस कमेटी के सुझावों के आधार पे. दिस एक्ट वाज paved that way for the creation of बार काउंसिल इन ईच हाई कोर्ट. इस रिकमेंडेशन के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, हर हाई कोर्ट में एक बार काउंसिल होगी, बट द बार काउंसिल वाज नॉट एम्पावर्ड टू एनरोल एडवोकेट्स. तो फिर क्या करेगी वो? अगर उसके पास ये पावर नहीं कि वो एडवोकेट को एनरोल करे तो वो क्या करेगी? तो इन्होंने कहा दैट पावर वाज रिटेन्ड विद द हाई कोर्ट. ये हाई कोर्ट के पास ही रहेगी पावर की, वो ही एडवोकेट को एनरोल करेंगे. द फंक्शन ऑफ बार काउंसिल वाज ओनली एडवाइजरी. वो सिर्फ सलाह देगी हाई कोर्ट को कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक सुझाव देगी अपना. The rule and regulation made by the Bar Council shall be brought into force only the concurrence from the High Court. और अगर बार काउंसिल कोई रूल रेगुलेशन बनाती है तो वो तभी फोर्स में आएंगे जबकि हाई कोर्ट उसको परमिट करेगा. तो हाई कोर्ट की परमिशन के बिना. ये मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. हाँ देखिए, जो नीचे की लास्ट लाइन आप देखते हैं, द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल वाज ओनली एडवाइजरी एंड द रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय द Bar Council shall be brought into force only the concurrence from the High Court. बार काउंसिल के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन तभी इफेक्ट में आएंगे जब हाई कोर्ट उन पे अपनी परमिशन दे देगा, वो तभी एनफोर्सेबल होंगे, वो तभी लागू होंगे. बार काउंसिल रेगुलेट कर सकती थी, बार काउंसिल रूल बना सकती थी एडवोकेट्स के लिए, लेकिन वो तभी फलदायी रहेंगे जब हाई कोर्ट इसको परमिट कर देगा, अदरवाइज वो फलदायी नहीं होंगे, वो लागू नहीं होंगे. है ना, कि एडवोकेट को किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, ये रूल रेगुलेशन वो बना सकती थी, लेकिन वो कब आएंगे फोर्स में? जब हाई कोर्ट परमिट कर देगा तब आएगी. अब ये कहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर मैं बात करती हूँ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1951 में एक एडवोकेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एस.आर. दास. ये मुझे लगता है मैंने सी.आर. दास लिखा है, इसको एस.आर. दास कीजिएगा. एस.आर. दास, सुधीर रंजन दास, जो कि 1942 में सीजीआई बने थे कैलकाटा के, और उसके बाद जब हमारा ये फेडरल कोर्ट था यहाँ पर, है ना, सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको भी पता है फेडरल कोर्ट वर्क करता था, तो उस फेडरल कोर्ट में ये सीजीआई थे. एस.आर. दास. तो एस.आर. दास की चेयरमैनशिप में 1951 में क्या एक एडवोकेट कमेटी बनाई गई to study the problems in the legal profession and make suitable suggestion to resolve such problems. इनसे ये कहा गया जैसे कि आप तो एक जो है एक तरीके से न्याय के क्षेत्र में आपने महान उपलब्धि हासिल की, आपकी तर्क क्षमता भी ज्यादा है, आप जो है हम लोगों से पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो आप ये देखिए कि जो लीगल प्रोफेशन है
उसको किस तरीके से अपने यहाँ पर हमें सुधार करके उसको लागू करना है और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कम करना है। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ सुझाव दिए। इस कमेटी का कहना था कि आपको ऑल इंडिया लेवल पे एक बार काउंसिल बनानी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट है उस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और हर एक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल बनानी चाहिए, जिस तरीके से आपका हाई कोर्ट वर्क करता है उस तरीके से। तो कहती हैं कि भाई एक जो है आपको इंडियन बार का बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनानी है, और दूसरी हर एक स्टेट में, जिस तरीके से आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 एसबीसी बना लो, स्टेट बार काउंसिल बना लो, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही बांटा जाएगा जिस तरीके से हमारे हाई कोर्ट्स बटे हुए हैं। आप जानते हैं कि मान लीजिए असम की राजधानी गुवाहाटी, और गुवाहाटी में बहुत सारे जुडिक्शन आते हैं आसपास के, वही हाई कोर्ट उन सबके लिए काम करता है ना। जैसे केरल का कोर्ट है तो लक्षद्वीप के लिए भी वही काम करता है ना। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा और चंडीगढ़ एक ही हाई कोर्ट बना हुआ है। तो उन्होंने कहा उसी तरीके से हर एक स्टेट में, जैसे आपका हाई कोर्ट है, एक स्टेट बार काउंसिल बना दो, उस स्टेट के सारे एडवोकेट्स उसी में अपना नामांकन कराएंगे, एनरोलमेंट कराएंगे। फिर सेकंड इन्होंने कहा पावर टू एनरोल एडवोकेट्स एंड डिसिप्लिनरी पावर अगेंस्ट द एडवोकेट्स शुड बी एंट्रस्टेड विद द बार काउंसिल। एडवोकेट को एनरोल करने की पावर, साथ ही साथ उनको पनिश करने की पावर, डिसिप्लिनरी पावर किसके पास होनी चाहिए? बार काउंसिल के पास होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट था इनका। ये कहते हैं कि भैया एडवोकेट को एनरोल करने की पावर भी उन्हीं को दो और पनिश करने की पावर भी उन्हीं को दो। एडवोकेट शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस थ्रू आउट इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एडवोकेट भारत के अंदर एनरोल होने के बाद बिना किसी भेदभाव के कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कहा गया। तो जो हमारा 5th लॉ कमीशन बना था, जो कि सोसाइटी में विधि एक ऐसा आप मान सकते हैं सोर्स है जो कि हमारे सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लॉ चेंज ना हो पाए समाज के अनुसार तो जो समाज की व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो ये लॉ कमीशन बनाए जाते हैं, ये भी समय समय पर यही जांच करने के लिए बनाए जाते हैं कि जो लॉ अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लॉ सही है, क्या उससे समाज को जो है रेमेडी मिल रही है, क्या वो समाज के लायक हैं, या अगर वो गलत वो बेकार हो गए हैं तो हम उनको चेंज कर देंगे, उनको रिपील कर दिया जाएगा या उनमें कुछ अमेंड कर दिया जाएगा, है ना, या अल्टर कर दिया जाएगा। तो यही देखने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो हमारा 5th लॉ कमीशन बना था उसने स्क्रूटिनाइज किया दैट these recommendation and recommended for the implementation of these recommendations। उसने ये कहा कि ये जो recommendations की गई हैं इनको सुधार करते हुए आपको जितना जल्दी हो सके इनको implement करा देना चाहिए, ये उनका कहना था सरकार से। These recommendation of law commission contained in its 14th report 1958। इन्हीं रिकमेंडेशंस को उन्होंने अपनी 14th रिपोर्ट में दर्शाया और ये बताया कि किस तरीके से लीगल प्रोफेशन का भारत में सुधार हो सकता है, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए। उनकी जो 14th रिपोर्ट आई थी उसमें यही सुझाव उन्होंने लिखे थे सरकार के लिए। अब इन सभी चीजों को मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट has passed the Advocate Act in the year 1961, giving suitable provisions for creation of Bar Council, and the Bar Council are entrusted with the power of regulating the legal profession। इन सभी सुझावों को मानते हुए आखिरकार भारतीय सरकार ने 1961 में 1961 में एक एक्ट बना दिया जिसका नाम रहा एडवोकेट एक्ट 1961, जिसमें कि बार काउंसिल के क्रिएशन से रिलेटेड, उनकी पावर से रिलेटेड और साथ ही साथ एडवोकेट की ड्यूटीज और भी बहुत कुछ इसमें रखा गया कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, कैसे उनको पनिश किया जाएगा, ये सब चीजें इसमें बताई गई। अगर मैं बात करती हूँ आपकी एडवोकेट एक्ट 1961 की, तो देखिए ये 19 मई 1961 को भारत में लागू हुआ। एनफोर्सेबल डेट 19 में 1961। टोटल चैप्टर हैं इस एक्ट के अंदर, कितने?
7 चैप्टर हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। टोटल 7 चैप्टर हैं और जो सेक्शंस हैं टोटल वो 60 हैं, 60 सेक्शंस। इतना बड़ा एक्ट नहीं है, इसको आप बहुत आराम से बहुत इजीली पढ़ लोगे, एक ही दिन में कवर कर लोगे। 60 सेक्शंस और 7 चैप्टर्स में ये बटा हुआ है। ये जो एक्ट है ना, इसकी जो प्रियम्बल है वो क्या कहती है, वो ये कहती है एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल एंड ऑल इंडिया बार। ये जो एक्ट है ना, ये जितना भी लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड मैटर है उन सभी को कंसोलिडेट करता है, एक जगह पर रखता है और उसमें सुधार करता है ना। क्योंकि हम देखते हैं इससे पहले कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा, हमने आपका देखा कि स्पेशल राइट एक्ट क्या था, प्रैक्टिशनर एक्ट क्या था, है ना। तो ये सब के बाद हम देखते हैं इन सभी में जो चीजें अच्छी अच्छी थी वो सारी एक ही जगह हमने कंसोलिडेट कर दी और ये एक्ट हम ले आए, जो कि इनेक्टेड हुआ है हमारे 12th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना। हमारे जो अब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 12वें साल में जाके हुआ है 50 से। अब ये कहते हैं कि इसके जो साइलेंट फीचर हैं वो क्या क्या है। तो अगर हम इसके साइलेंट फीचर की बात करते हैं तो ये कहते हैं एडवोकेट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ईयर 1961। Following are some of the important silent feature, like the act has consolidated all the existing law on legal profession। सबको एक जगह पे रख दिया, जितना भी लीगल प्रोफेशन से संबंधित विधि हमारे यहाँ चलती आ रही थी इससे पहले। साथ ही साथ हर एक जगह, हर एक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल बनाई और ऑल इंडिया लेवल पे एक बार काउंसिल बनाई इस एक्ट के थ्रू। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, कॉमन रोल प्रिपेयर करनी है, किसकी, एडवोकेट्स की, पूरे भारत के। किसके पास रहेगी वो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इस पूरे भारत में जितने भी एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं ना, उन सबकी रोल है, सबका नाम उनके पास है। और अगर किसी को समय पे हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, वो भी अप टू डेट तुरंत हो जाता है उनकी लिस्ट में, तुरंत उनके पास सूचना पहुंच जाती है। It empowered advocates whose name in the common role to practice in all the courts in India। भाई जिनका नाम उस कॉमन रोल में है, किसकी, एडवोकेट की जो रोल है, जिसका नाम उसमें है, वो भारत के अंदर कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और द डिफरेंस बिटवीन द एडवोकेट एंड वकील इज अबोलिश्ड एंड ऑल दोज हु प्रैक्टिस लॉ इज कॉल्ड एज एडवोकेट। ये जो वकील और एडवोकेट था, ये अब कोई भी ऐसा डिफरेंस इनके बीच में नहीं है, ये सिर्फ शब्दावली का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या कहते हैं, एक भाषा का अंतर था, सिर्फ और सिर्फ। इंग्लिश में एडवोकेट कह देते थे, वहीं पर जब हम बात करते हैं उर्दू में तो वहां पे उसको वकील कह देते थे, बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं था। तो इसको खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि भैया आप सभी एडवोकेट होंगे और उन्हीं को अधिवक्ता आप बोल दोगे अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो। Provisions are made to confer the state as senior advocate for those advocates who passes extraordinary knowledge in the field of law। ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज रखते हैं लॉ के फील्ड में, आप उनको सीनियर एडवोकेट बना सकते हो, ऐसा कहा गया स्टेट्स के लिए, है ना। अगर आप चाहते हो तो बना दो उनकी सहमति से, विद देयर कंसेंट। अगर वो नहीं चाहते ना बनना तो नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या चाहते हैं, हम उनकी नॉलेज का फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए सीनियर एडवोकेट बनाते हैं। सीनियर एडवोकेट बनने के बाद ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। हालांकि प्रीऑडियंस हमें मिलेगा, हमें पहले सुनवाई का अधिकार मिलेगा, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर को सिखाना होता है और जूनियर के थ्रू ही काम करना होता है सीनियर एडवोकेट को। तो अगर वो बनना चाहता है सीनियर तो उसको बना दीजिए, अदरवाइज तो कोई इतना उस पर थोपा नहीं जाएगा, इम्पोज नहीं किया जाएगा। लेकिन कहा गया कि सीनियर एडवोकेट की भी आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, दो श्रेणी। इट हैज कन्फर्ड ऑटोनोमस स्टेटस टू द बार काउंसिल। बार काउंसिल एक तरीके से संप्रभु होगी, वो अपने रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से बना सकती है। वो इस स्टेट के अंदर आने वाले एडवोकेट के लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है। उसके ऊपर किसी का कोई दबाव, किसी का कोई क्या कहते हैं हक नहीं होगा कि भाई वो उसको रेगुलेट करेगा कि तुम्हें क्या करना है, नहीं। बीसीआई एक संप्रभु है अपने आप में
और वो एडवोकेट को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जैसा नियम चाहे, जो नियम चाहे वो बना सकती है। वो यूनिवर्सिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए, वो कॉलेजेस को इंस्पेक्ट करने के लिए जैसे नियम चाहे वैसे नियम बना सकती है ना। और साथ ही साथ उसका एक ऑटोनोमस स्टेटस है, एक लीगल एंटिटी उसकी है। ठीक, लीगल एंटिटी का मतलब है कि भाई जिस तरीके से कंपनी आपका क्या होती है, एक पर्सन होती है इन द आई ऑफ लॉ, उसी तरीके से ये भी एक पर्सन है, इस पे भी सूट किया जा सकता है, ये भी सूट कर सकती है और एग्रीमेंट कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी ले सकती है, तो वो सारी कार्य भी ये कर सकती है। अब बात आती है एडवोकेट की डेफिनेशन की। जब हम एडवोकेट की बात करते हैं, एडवोकेट इज अ पर्सन ऑथोराइज्ड टू अपीयर इन अ लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी। कौन है एडवोकेट? कौन है एडवोकेट? एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑथोराइज किया गया है, जिसको कोई चीज सौंपी गई है आधिकारिक रूप से, क्या करने के लिए? कोर्ट में पेश करने के लिए। कैसी? लिटिगेशन, विधि से संबंधित कोई याचिका। जब कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से दूसरे के बिहाफ पे कोई लिटिगेशन प्रेजेंट करता है इन द कोर्ट, उसको एडवोकेट बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, है ना। दूसरे के पक्ष को वो वहां पे रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि उसने उसको ऑथोराइज किया है। और अगर हम देखते हैं आपकी एक डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर, तो उसमें तो कहा गया है एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। भैया वो व्यक्ति जिसका नाम किसमें? रोल में, एडवोकेट रोल में एंटर किया गया है, लिखा गया है इस प्रोविजन के अंदर, इस एक्ट के अंदर, वो एडवोकेट है। बहुत ही सिंपल सी, भाई जिसका नाम रोल में है वो एडवोकेट है, बस, ये और कुछ नहीं कहते। और एन एडवोकेट should possess a law degree and is enrolled with the bar council as prescribed by the Advocate Act 1961। जो एडवोकेट है, एक तो उसके पास लॉ की डिग्री जरूर होनी चाहिए और बार काउंसिल ने उसको एनरोल कर लिया हो अंडर द एक्ट ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 इसके अंदर। तो ये तो बोलचाल वाली है, आम बोलचाल वाली है। लेकिन जो अगर मेनली मैं कहती हूँ 2 क्लोज 1 सब क्लोज ए, उसमें बताया गया भाई जिसका नाम एंटर है रोल लिस्ट में वो एडवोकेट है। अगर रोल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये 2 क्लोज 1 सब क्लोज ए के बताता है। रोल मीन्स अ रोल ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। रोल से मतलब हमारा ऐसी रोल से है जो एडवोकेट की हो। रोल मीन्स एडवोकेट की रोल, एडवोकेट की लिस्ट जिसको प्रिपेयर किया गया है और मेंटेन किया गया है इस एक्ट के अंदर। और लॉ ग्रेजुएट किसको कहते हैं? लॉ ग्रेजुएट मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन अ बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एज पर सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एच ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। लॉ ग्रेजुएट एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक बैचलर डिग्री हासिल की है लॉ के फील्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे उसने वो इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएलएलबी, या फिर उसने एलएलबी किया हो बैचलर के बाद। किससे? एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो एस्टेब्लिश्ड है भारत के अंदर, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एक तो परमिशन ग्रांट है, उसको रिकॉग्नाइज है, और साथ ही साथ बीसीआई से अप्रूव्ड है। ऐसी यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्टेट बार काउंसिल को लेकर। ये मैम एक्ट के अकॉर्डिंगली तो जो रोल में रजिस्टर होते हैं वो एआईबी का एग्जाम देने के बाद ही होते हैं ना, उससे पहले तो होते नहीं। नहीं, उससे पहले होते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए अपना। जो ये 2 साल का कुछ टाइम पीरियड है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कराना पड़ता है। हाँ जी, ये यही कहते हैं कि भाई आप पहले क्या करिए, आप पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए अपने यहाँ पर किसी भी स्टेट के अंदर जिसमें भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे दिल्ली में करना है, उत्तर प्रदेश में करना है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे भेजते हो और आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके पास एक टेम्परेरी सीओपी आता है। ओके, ठीक है, और वो जो सीओपी है ना वो 2 साल तक वैलिड होता है। उन्हीं 2 सालों में आपको पेपर निकाल लेना है AIBE का। ये 2 साल में नहीं निकल पाया तो? 2 साल में नहीं निकल पाए तो फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब वो जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा कराना पड़ेगा? हाँ, वो दोबारा कराना होगा।
दोबारा आपको फीस पे करनी होगी। तो ऐसे तो दोबारा कराते रहो, चलते रहो। हाँ, देखिए ये भी ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी सेंशन नहीं होगी ना, वो उसको मानेगा नहीं, ऑस्टिन की थ्योरी है। तो इसलिए 2 साल इन्होंने समय दे दिया, नहीं तो जो लोग थे वो क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, पेपर नहीं देते थे 10 साल तक भी। तो जो परमानेंट सीओपी है वो कैसे आएगा, उसके बिना आएगा ही नहीं वो परमानेंट सीओपी। वो टेम्परेरी पे ही चलते रहते थे कि अभी टेम्परेरी चलने दो, जब तक इन्होंने कोई सीमा नहीं रखी थी। नहीं तो जैसे अगर कोई पेपर ही पास नहीं कर पाता है, वो तो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन करा करा के आप चलाता एक बात तो बताइए, वो पेपर कहाँ इतना भारी है? आपका ओपन बुक टेस्ट है, आप किताब ले जाइए, वहां पर 100 में से 45 नंबर आपको लाने हैं। आप अपना जो नोट्स रहेगा, हालांकि आपको जैसे मेल पे भी गए हैं, और ये मैं अभी शेयर कर दूंगी आपको, कुछ मिस्टेक थी उनको भी सही किया गया है। और इसमें ध्यान रखिएगा, आप SR दास उसको जरूर कर लीजिएगा, है ना, सुधीर रंजन दास, CR दास नहीं, वो तो चितरंजन दास हो जाएंगे हमारे देश बंधु। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं चलती हूँ। टेबल वाले नोट भी SR दास करना, CR दास है अभी भी। हाँ हाँ, नहीं, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि SR दास करना है, वो मिस्टेक है। चलिए मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ओके ओके मैम, थैंक यू। जी जी।